अब तक आपने देखा कि मार्कस की जिंदगी में 10 सदियां बीत चुकी है और इन 10 सदियों में उसका इंसानी पहलू खुद कहीं खो चुका था। एक रात अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार पर निकले मार्कस की निगाहें अरसे बाद किसी इंसानी शरीर यानी एंजेला को देखती है, जो डरी सहमी लैंप की रोशनी में बमुश्किल अपने घर पहुंचती है और अपने पिता से मार्कस के बारे में पूछती है। कौन मार्कस पिताजी, और क्या है उसकी दास्तान? अब आगे। जिज्ञासा वाकई एक कमाल की अनुभूति है। कोई भी महान खोज या बदलाव किसी न किसी के भीतर पैदा हुई जिज्ञासा की ही देन है। एक समुद्री ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद का दृश्य कितना विस्मयकारी होता होगा, है ना? आग और पानी का संगम, मानो दो कट्टर दुश्मन एक ही समय में एक साथ एक दूसरे में समाने की जद्दोजहद में हो। कुछ ऐसी ही जिज्ञासा स्कॉनहाइम में एंजेला और मार्कस के दिलों में भी जाग चुकी थी। एक तरफ एंजेला जहां मार्कस जैसी शख्सियत की हकीकत जानना चाहती थी, वहीं मार्कस भी उस रहस्यमयी परछाई को फिर से देखना चाहता था। जबकि गांव में एंजेला के पिता अपनी बेटी को सही सलामत देखकर खुश तो थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल कौंध रहा था कि जंगल के विभत्स खतरों और मार्कस के बीच से होते हुए आखिरकार एंजेला घर तक पहुंची कैसे। ये लगभग नामुमकिन था। खैर, उन्होंने इसे ईश्वर की कृपा समझी और उन्हें शुक्रिया कहा, जबकि सच्चाई यह थी कि वो मार्कस ही था जो एंजेला के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर किए जा रहा था। वो मार्कस ही था जिसने एंजेला को भनक तक नहीं लगने दी कि वो साए की तरह उसके साथ साथ चल रहा है और कई जंगली जानवरों को उससे दूर रखने के लिए उनसे लड़ता जा रहा है। इधर अपने घर में एंजेला पिता से मार्कस की कहानी ध्यान से सुन रही थी। कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उसकी नम आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसके भीतर एक सवाल तेजी से कौंध रहा था कि मार्कस कोई मिथक है या हकीकत। जबकि जंगल में मार्कस जख्मी हालत में अपने महल पहुंचता है। जानवरों से हिंसक मुठभेड़ के बाद अपने जख्मों पर प्राचीन जड़ी बूटी का लेप लगाते हुए मार्कस की एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। इस जलन और पीड़ा को जब्त करती उसकी बंद आंखों में यकायक एंजेला का चेहरा उभर कर सामने आता है और उसी पल वो महल में अपने कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे के बड़े से दरवाजे को खोलने के लिए उसके दोनों हत्थों पर मार्कस की उंगलियां कस जाती हैं। एक ही झटके में जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां सामने की दीवार पर एक खूबसूरत लड़की की आदमकद तस्वीर लगी हुई होती है। वो ही तस्वीर जिसे 1000 साल पहले मार्कस ने अपनी ही कल्पना शक्ति से बनाया था और जिसका चेहरा आज की एंजेला से हूबहू मेल खा रहा था। क्या यह कोई इत्तेफाक था या कोई रहस्य जो फिर से पर्दे के पीछे से उजागर हो रहा था? जो भी हो, मगर इस क्षण ने मार्कस को भावुक कर दिया था। जानवर की तरह जीते जीते अनायास ही आज उसका इंसानी दिल धड़कने लगा था। इसी भावावेश में उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरती है। वो चौंकता है और दूसरी बूंद को जमीन पर गिरने से पहले हथेली में थाम लेता है। इतने में ही उसके भीतर अंतर्मन में एक आवाज उठती है, क्या देख रहे हो मार्कस? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो फिर से आएगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें फिर से दिखाई देगी? 1000 सालों से इस महल के आसपास इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी नहीं आया है। मार्कस, तुम एक दैत्य रूपी कहानी बन चुके हो। भूल जाओ उसे, ये बस तुम्हारा वहम है। मगर इतने में उसके दिल से आवाज आती है, नहीं मार्कस, ये कोई संयोग नहीं था। वो एक ना एक बार फिर आएगी, वो फिर से तुम्हें दिखाई देगी। दिल और दिमाग के संघर्ष में मार्कस की हिम्मत टूटने लगी थी। वो श्राप जिसे सहते हुए उसने सदियां बिता दी थी, वो अब उससे निकलना चाहता था। एक एक पल अब उससे युगों सा प्रतीत होने लगा था और आखिरकार वो खुद को खत्म करने का निर्णय ले लेता है। अपने इस निर्णय पर अमल करने के लिए मार्कस महल की छत पर पहुंचता है ताकि वहां से नीचे खाई में छलांग लगा वो अपनी जान ले सके। मगर जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है, एक जानी पहचानी गंध उसके नथुनों से टकराती है। बरसों बाद उसे अपने महल में इंसानी गंध का एहसास होता है। अपनी इस उधेड़ बुन में फंसे मार्कस को भनक तक नहीं लग पाई थी कि कब कोई इंसान महल में ही नहीं बल्कि उसके कक्ष में घुसकर उस खूबसूरत तस्वीर को देख चुका है। वो तेजी से नीचे उतरने लगता है जहां से वो इंसानी गंध आ रही थी
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो गंध धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर अब उसके कानों में सिर्फ दौड़ते हुए घोड़े के टापों की मध्यम होती आवाज टकरा रही थी जो गांव की ओर बढ़ रही थी। मार्कस वापस महल के अपने कमरे में पहुंचता है जहां उस इंसानी गंध की महक अभी भी मौजूद थी। वो तस्वीर के पास पहुंचकर अपने मन ही मन में बुदबुदाता है, क्या क्या अभी तुम आई थी यहाँ? क्या वाकई अभी तुम थी यहाँ? इस साल साइबेरिया की उत्तर पूर्वी सर्द हवाएं मौसम का ही नहीं बल्कि मार्कस की जिंदगी का रुख भी बदलने का ठान चुकी थी, क्योंकि जंगल से दूर मानव बस्ती में एंजेला उस पुराने महल में लगी तस्वीर की गुत्थी में उलझ चुकी थी और सोच रही थी कि हे ईश्वर, जो मैंने देखा क्या वो सच था? उस तस्वीर का चेहरा हूबहू मेरे जैसा, मगर कैसे? लेकिन वो महल तो सदियों पुराना है, फिर यह कैसे संभव है? यह सवाल एंजेला की नींदें छीन रहा था, लेकिन करवटें बदलने पर मार्कस भी मजबूर था। एक और ये बेचैनी जहां मार्कस को उलझा रही थी, वहीं एंजेला के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर रही थी जो उसे एक बार फिर उसी जंगल की ओर बढ़ने पर विवश कर देती है। लेकिन एंजेला को यह नहीं पता था कि इस बार उसका आमना सामना मार्कस से होने वाला है। वो मार्कस जिसकी अब तक उसने केवल कहानियां सुनी थी। अंततः एक सर्द शाम एंजेला अपने घोड़े की लगाम संभाले महल की ओर निकल पड़ती है। गांव की सरहद से बाहर निकलकर आखिरकार एंजेला उस दुराहे पर पहुंचती है जहां से एक रास्ता शहर की ओर निकलता है तो दूसरा कच्चा रास्ता महल की ओर। एंजेला के हाथ लगाम पर कस जाते हैं और एक गहरी सांस भरते हुए वो अपने घोड़े को कच्चे रास्ते पर उतार देती है। जंगल के सन्नाटे में गूंजती घोड़े की टापें उस निरीह जानवर को भी एहसास करा रही थी कि उसके कदम मार्कस की ओर बढ़ रहे हैं। महल के सामने पहुंची एंजेला के कदम एक पल को ठिठकते हैं, लेकिन दूसरे ही पल उसका कदम महल की सीढ़ी पर होता है। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने तक उसके अंदर का डर कहीं खो चुका होता है। वो महल में ऐसे दाखिल होती है जैसे वो उसका अपना ही घर हो। आखिरकार एंजेला एक बार फिर उसी तस्वीर के ठीक सामने खड़ी होती है, लेकिन इस बार तस्वीर में सिर्फ उसका ही नहीं मार्कस का अक्स भी दिखाई दे रहा होता है जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। एंजेला की सांसें बढ़ जाती है, पर बिना हिम्मत हारे और बिना पीछे मुड़े वो सवाल करती है, तो तुम ही हो मार्कस, जिसकी कहानियां सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम किसके सामने खड़ी हो? अगर डरती तो यहाँ नहीं होती। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ जानना है। एक जीवंत किंवदंती के साथ यह वार्तालाप शब्दों के आदान प्रदान से कहीं ज्यादा भावों का प्रतिरूप बन रहा था, जो एंजेला को भ्रमित कर रहा था कि उसे क्या कहना है और क्यों। उसका गला सूख रहा था, फिर भी हिम्मत जुटाकर वो कहती है, तुम मार्कस हो, मगर मुझे कभी ना तुमसे डर लगा, अनही तुम्हारी कहानियों से। हाँ माना, तुम बहुत निडर हो, फिर भी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये तस्वीर किसकी है? ये मेरा घर है और मैं कह रहा हूं ना, अब जाओ यहाँ से। इस तस्वीर में मैं कैसे? इस सवाल का जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। ये तो मैं भी नहीं जानता कि तस्वीर में कोई और है या तुम। ये तस्वीर शायद इन्हीं आंखों की कल्पना का जीता जागता प्रतिरूप है। मार्कस इसी ख्याल में था कि तभी उसके सूंघने की शक्ति सक्रिय होती है और वो अगले ही पल एंजेला को उठाकर तेजी से महल से बाहर की ओर भागता है। एंजेला को गोद में उठाए वो जंगल के रास्तों से तेजी से गुजर रहा था। एंजेला को मार्कस में अचानक आए इस बदलाव का पता तब चलता है जब वो अपने पीछे भेड़ियों और लकड़बग्घों के दौड़ते झुंड को देखती है। आखिरकार मार्कस उसे गांव की सीमा तक ले आता है। मार्कस लगभग हांफते हुए, अब भागो, जाओ अपने घर। लेकिन तुम, वो जानवर तुम्हें मार डालेंगे। मैं भी तो एक जानवर ही हूँ तुम्हारे सभ्य समाज की नजरों में। लेकिन तुम कभी तो इंसान थे। लेकिन उसके मन में एंजेला के सवाल का एक ही जवाब था, हाँ, मैं भी कभी इंसान था।
और मार्कस के कदम अपने जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। किसी उड़ते परिंदे सी सोच रखने वाले मार्कस के लिए दुनिया को देखने का अलग ही नजरिया था। उसका मानना था कि जिस तरह खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने वाले परिंदों की कोई सरहद नहीं होती, उसी तरह क्या इंसानों की दुनिया भी बिना किसी सरहद के नहीं हो सकती? क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना सकते जहां इंसानों में ना द्वेष हो, ना कोई भेद, जहां संस्कृतियों और विचारों का आपसी आदान प्रदान प्रेम भाव के साथ हो सके? लेकिन उसकी ये सोच राजा हेक्टर और दरबारियों की नजर में महज एक कोरी कल्पना थी। आसमान में उड़ते परिंदे जहां मार्कस के भीतर उम्मीद जगाते, वहीं हेक्टर और दरबारियों की अन्य राज्यों के प्रति घृणा भरी सोच उसे अपने ही विचारों पर शक करने और सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या सच में इस समाज को प्रेम भाव नहीं चाहिए? क्या वाकई लोग नफरत के माहौल में ही खुश रहते हैं? मार्कस को क्या पता था कि उसकी इस सोच का कदरदान उसे 10 सदियों बाद मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि सैलाब चाहे गमों का हो या खुशी का, अपने साथ कुछ ना कुछ बहा ले जाता है। ऐसा ही एक सैलाब एंजेला के ख्यालों में मार्कस और उस रहस्यमयी तस्वीर के रूप में लगातार बह रहा था। वो ये सोचकर परेशान थी कि जिस मार्कस को लेकर पूरे गांव में एक आदमखोर की किंवदंती जड़ जमा चुकी है, वही मार्कस उसके सामने न सिर्फ एक सच बनकर खड़ा था, बल्कि बिना अपनी परवाह किए उसे जंगल से बचाकर सुरक्षित घर तक छोड़ गया। मगर क्यों? आखिर उस तस्वीर से मेरा क्या नाता है? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे मार्कस से उस तरह डर क्यों नहीं लगा जैसा लगना चाहिए था? इन सारे सवालों की घुटन आखिरकार एंजेला को फिर उसी महल तक खींच लाती है। एंजेला के कदमों की आहट मार्कस पहचान लेता है। इस आहट से मार्कस खुश तो था, मगर जंगल के खतरों को लेकर उसके अंदर एंजेला के लिए चिंता भी थी। इसी चिंता के साथ मार्कस एंजेला के सामने आकर, तुम फिर से यहाँ? तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं है क्या? देखो, मुझे इस जंगल से डर नहीं लगता और तुमसे भी नहीं, लेकिन ये बात मैं खुद नहीं समझ पा रही। ऐसा क्यों? ठीक है, पहले तुम यहीं बैठो आराम से। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा। महल का आंगन जो सूखे पत्तों और हर कोना मकड़ियों के जालों से पटा पड़ा था, जहां जानवरों के कंकालों के टुकड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे, इन सबको देखकर, वैसे यहां मैं तुम्हारी कोई खातिरदारी तो नहीं कर सकता, लेकिन रुको, मैं कुछ करता हूं। वो उसे उसी कमरे में ले जाता है जो महल में एकमात्र कुछ साफ सुथरी और सुरक्षित जगह थी। कुछ देर बाद वो फल और पानी लेकर लौटता है, लेकिन थकान के चलते तब तक एंजेला गहरी नींद के आगोश में होती है। नींद में डूबी एंजेला का एक हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ ऊपर की ओर सिर की तरफ था, जो उसके बालों की कुछ लटों के साथ जुगलबंदी कर उसके चेहरे पर पर्दा कर रहा था। वहीं दूसरा हाथ उसके सीने और नाभि क्षेत्र के बीच आती जाती सांसों की लहरों के साथ मानो कदम ताल कर रहा था। बेखौफ मासूमियत और मादकता की संतुलित यौवनाकृति बनी एंजेला के चेहरे का तेज और किसी सांचे में ढला उसका यौवन उसे किसी जल परी का पर्याय बना रहा था, जो मार्कस को करीब करीब जड़ कर रहा था। मार्कस की इस जड़ता के मायने सिर्फ और सिर्फ मार्कस ही समझ सकता था। वो इस पल को कहीं कैद कर लेना चाहता था, जो मुमकिन नहीं था। अचानक उसका मन कहता है कि क्यों ना वो एंजेला को अपने दिल की सारी बात कह दे, बता दे कि कब उसने पहली बार उसे देखा था और उस एक झलक के बाद से कैसे वो खुद में युवराज मार्कस को महसूस करने लगा है। एक ओर सोती हुई एंजेला, वहीं दूसरी ओर दीवार पर लगी तस्वीर। मार्कस के लिए यकीन करना मुश्किल था कि उसकी कल्पना आज सांस लेती हुई उसके सामने है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी तस्वीर के आईने में उसे अपना अक्स दिखाई देता है और उसके कदम रुक जाते हैं। मार्कस का मन पीड़ा से भर जाता है और अंतर्मन में सवाल होता है, अब ये कैसा इम्तिहान है? एक तरफ 1000 सालों की तन्हाई के बाद इंसान होने का एहसास और दूसरी तरफ खामोश रहने की मजबूरी, जिसे तोड़ना शायद अभी मुमकिन नहीं।